हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सभी क्वेश्चंस बेहद महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में घरों में कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से यहाँ से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी 1922 में। किसने? राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, यानी राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और यहाँ से और क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे, कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और इसके अलावा पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है, और इसके अलावा स्नानागार प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा अन्नागार प्राप्त हुआ है, विशाल अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ है, अन्नागार। और यहाँ से स्वस्तिक चिन्ह भी मिला है, स्वस्तिक चिन्ह यहाँ से मिला है। तो ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जो कि मुख्य हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हड़प्पा की, तो हड़प्पा ये जो है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, इसकी खोज की थी। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये है रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा ये किस नदी के किनारे है, तो ये है घग्गर नदी के किनारे। और लोथल ये है भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कर्पूर मंजरी, हर्ष। कर्पूर मंजरी इसकी रचना किसने की थी, हर्ष ने की थी क्या, तो ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। कर्पूर मंजरी की रचना की थी राजशेखर ने इसकी रचना की थी। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्पूर मंजरी। और दिया गया है मालविकाग्नि मित्रम इसकी रचना किसने की थी, तो कालिदास ने इसकी रचना की थी। और इसके अलावा आप कालिदास की रचनाओं की बात करते हैं तो कुमार संभव इसकी रचना भी कालिदास ने की थी। मेघदूत याद रखेंगे, मेघदूत की रचना किसने की थी, तो कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। और मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी, विशाख दत्त ने। सौदरानंद की रचना किसने की थी, अश्वघोष ने। और अश्वघोष की एक रचना आप याद रखेंगे, बुद्ध चरित। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। दिया गया है हॉकिंस, थॉमस रो, मॉन्सरेट, पीटर मंडी। तो शाहजहां के शासनकाल की बात करते हैं तो इसका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो 1627 से 1658 के बीच में जो है इसका कार्यकाल था। और इसके कार्यकाल में जो है पीटर मंडी आया था। पीटर मंडी ये जो है कहाँ से आया था, तो इटली से आया था, तो इटली का यात्री था। और इसके अलावा इटली से एक और यात्री आया था, निकोलसन मनुची। ये भी कहाँ से आया था, इटली से। और किसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। हॉकिंस की बात करते हैं तो हॉकिंस जो है ये जहांगीर के यहाँ आया था, और इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने। थॉमस रो भी जहांगीर के यहाँ आया था। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीटर मंडी, जो कि शाहजहां के शासनकाल में आया था। शाहजहां का जो काल है इसको स्थापत्य कला का युग कहते हैं। शाहजहां ने जो है क्या क्या बनवाया था, तो ताजमहल आप सबको पता है, ताजमहल बनवाया था। इसके अलावा लाल किला इसने बनवाया था, लाल किला दिल्ली का इसने बनवाया था। और इसके अलावा मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो मोती मस्जिद का भी निर्माण इसी ने कराया था। जामा मस्जिद का निर्माण भी इसने कराया था।
फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य की बात करते हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी। शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनकी माता जी कौन थी? तो इनकी माता थी जीजाबाई। जीजाबाई इनकी माता थी। पिता कौन थे? तो पिता थे शाहजी भोसले। शाहजी भोसले इनके पिता थे। और इनके संरक्षक कौन थे? तो संरक्षक याद रखेंगे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इनके संरक्षक थे। और इनके गुरु पूछा जाए, इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामदास जी। रामदास जी शिवाजी के गुरु थे। यहाँ पे पूछा क्या गया है, अंतिम पेशवा कौन था? तो अंतिम पेशवा कौन थे? अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाजीराव द्वितीय ये थे अंतिम पेशवा। प्रथम पेशवा कौन थे? प्रथम पेशवा की बात करेंगे तो प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ ये थे मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव द्वितीय ये अंतिम पेशवा थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो पुर्तगालियों की बात करते हैं। पुर्तगाली जो है भारत में कब आए थे? तो सबसे पहले 1498 में 17 मई 1498 में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। इसने जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये जो है पहले आया था, सबसे पहले कहाँ पे आया था? कालीकट बंदरगाह केरल के, वहाँ पे आया था। और इसका स्वागत किसने किया था? तो इसका स्वागत किया था जमोरिन, जो वहाँ का शासक था। तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। और ये जो पुर्तगाली है, अगर हम यूरोपीय कंपनियों की बात करते हैं तो ये सबसे पहले यूरोपियों में सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए हैं। कब गए हैं? 1961 में। 1498 में आए हैं और सबसे लास्ट में 1961 में इनको भगाया गया था गोवा से। और यहाँ पे पूछा गया है सर्वप्रथम कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की? तो सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी कोचीन में। 1503 में इन्होंने अपनी कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? कुन्नूर में। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोचीन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत के आज़ाद होने के बाद प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। और ये 1947 से 1948 तक जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके बाद जो है सी राजगोपालाचारी आए थे। सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी ये जो है प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हो जाते हैं। और ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो भी ये हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भी क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के बाद इन्होंने 26 जनवरी 1950 तक जो है कार्यभार इन्होंने संभाला था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड के संविधान से। यहाँ से जो है विधि का शासन भी यहीं से लिया गया है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से विधि का शासन भी लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकार यहाँ से लिए गए हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान यहीं से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ से लिया गया है। और इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो यहाँ से लिया गया है DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व, तो यहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधि के समक्ष समता कहाँ के संविधान से? इंग्लैंड के संविधान से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा इंग्लैंड के संविधान से याद रखेंगे संसदीय शासन यहाँ से लिया गया है। एकल नागरिकता यहाँ से लिया गया है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दिया गया है चौथी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा सीटों के आवंटन से, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। छठवीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये जो है जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। और कहाँ के? तो ये जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।
और 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, ये गलत दिया गया है। 8वीं जो अनुसूची है ये किससे संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। जो राष्ट्र की भाषाएं हैं 22 भाषाओं का उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये भूमि सुधार से संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पहली अनुसूची की, तो जो पहली अनुसूची है ये राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख करता है। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो ये इसमें प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताए गए हैं। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में प्रावधान है और चौथी यहाँ पे दिया गया है। 5वीं की बात करते हैं, 5वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का नियंत्रण है, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का नियंत्रण इसमें दिया गया है। और इसके अलावा जो है 7वीं अनुसूची की बात करें 7th शेड्यूल की, तो इसमें जो है केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है, जिसमें संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो ये तीनों सूचियां हैं इसके बारे में जो है किसमें है, 7वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची ये भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची ये नगर पंचायत से संबंधित है। तो ये संविधान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसका अनुच्छेद है 368। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368। और अनुच्छेद 324 की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में है। निर्वाचन आयोग की बात कहाँ पे है, संविधान के 324 अनुच्छेद में। और 343 क्या है, तो 343 इसमें क्या दिया गया है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे हिंदी भाषा के विकास की बात की गई है। हिंदी के विकास की बात किसमें की गई है, 343 में। अनुच्छेद 360 ये जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात जो है अपने देश में कितने बार लगा है, तो अभी एक बार भी नहीं लगा है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो अगर हम बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सिटिंग की, तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके यदि किसी विधेयक में गतिरोध उत्पन्न होता है दोनों सदनों के बीच, तो जो है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो यहाँ पे कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाता है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 108 के तहत। और अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो अगर हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की, तो ये जो है सबसे पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ लाया गया था। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवी मावलंकर। और जीवी मावलंकर ये जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर जो है ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अनंत शयनम अयंगर ये जो है पहले उपाध्यक्ष थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति जो बजट संसद में पास होता है, प्राक्कलन का मतलब कि अनुमान लगाना, तो वो जो है खर्चे का अनुमान लगाती है, उसमें कुछ कटौती हो सकती है तो उसके बारे में सुझाव देती है। तो ये प्राक्कलन समिति जो कि संसद की स्थायी समिति होती है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं। और सभी सदस्य कहाँ से होते हैं, सभी सदस्य होते हैं लोकसभा से। लोकसभा से इसमें जो है सभी सदस्य होते हैं 30 के 30। और इसके अलावा लोक लेखा समिति जो कि ये भी संसद की महत्वपूर्ण समिति है। और लोकसभा समिति की बात करते हैं तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसी तरह से एक सरकारी उपक्रम समिति होती है, सरकारी उपक्रम समिति।
इसमें भी कितने सदस्य होते हैं? इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पहले जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस साल की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1975। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1975। कब? 23 अक्टूबर 1975 में जो है सबसे पहले प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। और सबसे पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो सबसे पहला ग्रामीण बैंक था प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक ये जो है सबसे पहला ग्रामीण बैंक था। और कहाँ पे खोला गया था? तो ये मुरादाबाद में खोला गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र, इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान में। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में जो है आप याद रखेंगे कुडनकुलम, यहाँ पे कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है। और इसके अलावा कलपक्कम और कुडनकुलम यहाँ पे हो जाएगा। कर्नाटक में है कैगा परमाणु संयंत्र है कर्नाटक में। गुजरात में कौन सा है? तो गुजरात में आप याद रखेंगे काकरापार है गुजरात में। और इसके अलावा नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा एक याद रखेंगे तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहाँ पे है? तो ये हो जाता है आपका महाराष्ट्र में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो लघु उद्योगों के संबंध में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडबी, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा लखनऊ में। अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की, यहाँ पे नाबार्ड दिया गया है तो नाबार्ड की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिडबी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो वृष्टि छाया प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया पर्वतों के पवनामुख ढाल को, पर्वतों के पवना विमुख ढाल को, या पर्वतों के गिरिपात को, या वर्षा विहीन क्षेत्र को। तो ये मान लीजिए कोई पर्वत है, तो अगर कोई हवा आती है जिसमें नमी होती है और ये जो है इससे टकरा करके यहीं पर वर्षा कर देती है, तो ये जो ढाल है पर्वत का ये होता है पवन सम्मुख ढाल। और इसके विपरीत जो है ये कौन सा है? पवन विमुख ढाल। तो यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। इस क्षेत्र में क्या हो पाएगा? वर्षा नहीं होगी, वर्षा यहीं पे हो जाती है इस क्षेत्र में। तो इधर क्या कहते हैं? इसको कहेंगे वृष्टि छाया प्रदेश। तो वृष्टि छाया प्रदेश किसको कहते हैं? पवना विमुख ढाल को कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये आप सभी को पता है कि ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया किस महासागर में स्थित है? तो ये है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि एक कोरल रीफ है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि किन 2 सागरों को संयुक्त करती है? तो अगर हम बात करेंगे मलक्का जल संधि की तो ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर। और किसको अलग करती है? तो सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, और मलेशिया को ये जो है मलक्का जल संधि अलग करती है। यहाँ पे दिए गए आर्कटिक महासागर व प्रशांत महासागर। तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और किसको अलग करती है? तो अलास्का और रूस को अलग करती है। अलास्का जो कि उत्तरी अमेरिका का भाग है, तो अलास्का और रूस को जो है ये अलग करती है।
भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सी जल संधि है? तो यहाँ पे हो जाती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि ये भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है और किसको अलग करती है? तो ये अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि ये जो है उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है और किसको अलग करती है? तो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो चंद्रमा की तरह कलाएं क्या होती हैं? चंद्रमा जैसे आप देखते हैं कि अमावस्या के दिन पूरा जो है नहीं दिखाई देता, पूर्णिमा को जो है पूरा दिखाई देता है और बीच में जो है छोटा बड़ा होता रहता है, तो इसी को कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। तो चंद्रमा की कलाओं की तरह और किस ग्रह में कलाएं होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध। बुध ग्रह जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। तो इसमें जो है चंद्रमा की तरह इसमें भी कलाएं होती हैं और ये जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, क्योंकि सबसे नज़दीक है तो इसलिए सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। कितने दिन में? 88 दिन में ये जो है सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और सबसे अधिक समय में कौन लगाता है? तो सबसे अधिक समय में कौन लगाता है? वरुण। वरुण जिसको नेपच्यून कहते हैं, तो ये सबसे अधिक समय में लगाता है। मंगल की बात करेंगे तो इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह। और इसके दो उपग्रह आप याद रखेंगे, डिमोस और फेबोस, ये इसके दो उपग्रह हो जाते हैं। अगर पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सबसे अधिक उपग्रह हैं शनि ग्रह के। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो राजाजी नेशनल पार्क ये किसका प्राकृतिक आवास है बताना है। तो राजाजी नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये है और ये प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एशियाई हाथी। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के और जो है नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो आपको पता होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये जो है एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। और इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली जो है इसका पुराना नाम था। और इसके अलावा उत्तराखंड में फ्लावर वैली आपको पता होगा, फ्लावर वैली फूलों की घाटी, और नंदा देवी ये भी यहाँ के राष्ट्रीय पार्क हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? तो अगर हम बात करेंगे भारत में पहली कपास मिल की, तो इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में 1818 ईस्वी में ये इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों अगर अब बात करते हैं सूती वस्तु उद्योग की, तो सूती वस्तु उद्योग के संबंध में भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये जो है अहमदाबाद हो जाता है भारत का मैनचेस्टर, तो ये भी आप याद रखेंगे। और कपास दिवस, विश्व कपास दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। क्या मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, तो ऐसा किस लिए होता है? तो पहाड़ों पर जब हम जाते हैं तो नाक या मुंह से कभी कभी ऐसा होता है कि खून निकलने लगता है, तो ये किस कारण से होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंचाई पर जब हम जाते हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होने लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब कम होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। और इसी कारण से जो है पहाड़ों पर खाना जो है देर से पकता है। पहाड़ों पर क्या होता है? खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। और वायुमंडलीय दाब जब कम होता है तो जो पानी है उसका क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। क्वथनांक घट जाता है तो इस कारण से क्या होता है? खाना देर में पकता है। और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में वायु दाब अधिक होता है। वायु दाब अधिक होगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और इस कारण से खाना जो है जल्दी पक जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घटता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है? तो बोलोमीटर की बात करते हैं। बोलोमीटर ये जो है ऊष्मीय विकिरण के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु दाब की मापन के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? वायु दाब का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु दाब मापने के लिए।
और पौधों में वृद्धि का मापन किससे किया जाता है? तो पौधों में वृद्धि का मापन किया जाता है केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ जिसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु जी ने। तो इसके द्वारा जो है पौधों में वृद्धि का मापन किया जाता है। वायु की गति का मापन किससे किया जाता है? तो वायु में गति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू सभी भाग में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो अगर हम किसी कमरे के कोने में इत्र की खुली शीशी रख देते हैं तो उसकी खुशबू आप देखते हैं पूरे कमरे में फैल जाती है, तो ऐसा होता है विसरण के कारण। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, विसरण। विसरण जिसको डिफ्यूजन कहते हैं, तो विसरण के कारण होता है। विसरण का जो नियम है ये किसने दिया था? तो विसरण के नियम को प्रतिपादित किया था ग्राहम ने। इसके अलावा यहाँ पे ऊर्ध्वपातन दिया गया। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो आपको पता है जब कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में आए ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कि कपूर, आयोडीन और शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ होते हैं। ये बिना द्रव अवस्था में आए गैस अवस्था में सीधे परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्पन आपको पता ही है। और परासरण, परासरण क्या होता है? इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये जो कम सांद्रता वाला कोई विलयन है, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो प्रवाह होता है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के, यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जब कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह होता है तो उसको कहते हैं परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे अगर आप मुनक्का जो है पानी में डाल करके रख दें तो सुबह आप देखेंगे वो फूल जाएगा, तो पानी जो है उसके अंदर कैसे चला जाता है? तो वो जो है परासरण के थ्रू ही जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो धावन सोडा जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, तो ये जो है किसका प्रचलित नाम है? दिया गया है सोडियम कार्बोनेट। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये जो है धावन सोडा इसका प्रचलित नाम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है? तो ये खाने वाला सोडा होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो है इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका प्रचलित नाम क्या हो जाता है? खाने का सोडा। और इसी में जब हम टार्टरिक एसिड मिला देते हैं तो ये बन जाता है बेकिंग पाउडर। और यहाँ पे दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका फॉर्मूला होता है NaOH। कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दा यानी किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट, कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये जो है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है। और यहाँ न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन ये किसकी कार्यात्मक इकाई होती है? तो ये जो है तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन्स। और एल्वियोली, एल्वियोली जिसको हिंदी में वायु कूपिकाएँ कहते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में ही पूछा जाता है, तो एल्वियोली आप याद रखेंगे, एल्वियोली या वायु कूपिकाएँ। तो ये जो है किसकी कार्यात्मक इकाई होती है? तो ये फेफड़े की कार्यात्मक इकाई होती हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थायमीन की बात करते हैं तो थायमीन कौन सा विटामिन होता है? थायमीन कहते हैं विटामिन B1 को, विटामिन B1 जो है होता है थायमीन। और राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन होता है? तो ये होता है B2, विटामिन B2 होता है राइबोफ्लेविन। पायरिडॉक्सिन होता है विटामिन B6। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा ये किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत जिसका फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। इन्होंने अकबर के आदेश से जो है महाभारत और इसके अलावा रामायण का जो है फारसी अनुवाद किया था। रामायण का भी इन्होंने ही किया था, बदायूनी ने। भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो भगवत गीता का जो है फारसी अनुवाद किया था दारा सिकोह ने। दारा सिकोह ने भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया था। और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है भागवत पुराण, तो भागवत पुराण का किसने किया था? तो भागवत पुराण का आप याद रखेंगे तोडरमल।
तोडरमल ने भागवत पुराण का किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो सबसे पहले ये किसको मिला था? तो सबसे पहले ये मिला था जी शंकर कुरूप को, लेकिन इनको मिला था मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए इनको मिला था। और अगर पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, तो प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी, तो इनको मिला था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हिंदी लेखक, प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो प्रथम हिंदी लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रथम हिंदी लेखक थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अगर पूछा जाए प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार, तो प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार थी महादेवी वर्मा। तो प्रथम हिंदी की लेखिका हो जाती है महादेवी वर्मा और लेखक सुमित्रा नंदन पंत। और किसी अन्य भाषा के लिए तो जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए मिला था सबसे पहले, और सबसे पहले आशापूर्णा देवी को इसके अलावा मिला था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो एशियन गेम्स की बात करते हैं तो एशियाई खेल का सबसे पहले आयोजन कब हुआ था? तो सबसे पहले आयोजन हुआ था 1951 में। 1951 4 मार्च से लेकर के 11 मार्च 1951 तक जो है ये एशियन गेम्स चला था। और कहाँ पे आयोजन हुआ था सबसे पहला आयोजन? तो नई दिल्ली में जो है सबसे पहला आयोजन हुआ था। और अभी हाल ही में जो है 2018 में इससे पहले हुआ है। 2018 में जो है एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे? तो 2018 में एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता में। और अभी 2022 में होंगे। तो 2022 में कहाँ पे होंगे? तो 2022 में कहाँ होंगे? ये होंगे चीन में। चीन में कहाँ पे होंगे? चीन में सिंजियांग में होंगे। सिंजियांग शहर है तो वहाँ पे होंगे 2022 के एशियन गेम्स। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।